Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about abortion, which is now declared a fundamental right in India, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, प्लेनली कहना कि अबॉर्शन इज़ ए फंडामेंटल राइट ये थोड़ा गलत होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन ए राइट कॉन्टेक्स्ट, जो हम आने वाले अभी डिस्कशन में समझेंगे. तो देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, अबॉर्शन को लेकर के कोई लॉ 1971 तक था नहीं. तो किस किस केसेस में अबॉर्शन अलाउड होगा, किस केसेस में नहीं होगा, देयर वाज नो क्लैरिटी अबाउट इट. तो इस कारण से कई सारे इस तरह के भी अबॉर्शन एक्टिविटीज़ की जाती थी जो वीमेन के हेल्थ के लिए भी सही नहीं थी, और बहुत केसेस में इलीगल भी था, जैसे फीमेल फीटिसाइड एंड ऑल. PCPNDT एक्ट तो बाद में लाया गया 1994 में. मैंने 2-3 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है. तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अबॉर्शन से रिलेटेड, जिसको टेक्निकल भाषा में कहें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड पहला कानून लाया गया 1971 में. इस कानून के हिसाब से जेस्टेशन लिमिट फॉर अबॉर्शन इज 20 वीक्स. मतलब 20 वीक तक अगर एक वुमन प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्शन के लिए जा सकती है. और उसके भी नियम थे कि फॉर अबॉर्शन कंसल्टेशन विथ वन डॉक्टर इज़ नेसेसरी. अगर 12 वीक तक वो प्रेग्नेंट है और 12 वीक से 20 वीक तक अगर वो प्रेग्नेंट है तो 2 डॉक्टर से कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, ताकि एक बात की श्योरिटी हो जाए कि अबॉर्शन के कारण उसके हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो दैट वाज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. फिर इस एक्ट को लगभग 50 सालों बाद 2021 में अमेंड किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021. इसमें क्या किया गया कि जो जेस्टेशन लिमिट थी 20 वीक की, उसको बढ़ा करके 24 वीक कर दिया गया. और फिर नियम ये था कि फॉर अबॉर्शन कंसल्टेशन विथ वन डॉक्टर इज़ नीडेड अप टू 20 वीक्स. 20 वीक्स से 24 वीक्स में अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी को 20 वीक से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 24 वीक से कम हैं, वो स्पेशल केसेस में ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा. ये बताया गया इस नए कानून में. पुराने कानून में 20 वीक के आगे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन या अबॉर्शन नहीं हो सकता था. नए कानून के हिसाब से 20 से 24 वीक के बीच में भी अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन ओनली फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन. अब स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन कौन होंगी उसको छोड़ दिया गया अलग अलग स्टेट्स को अपने अपने रेस्पेक्टिव टेरिटरीज़ में डिफ़ाइन करने के लिए. जैसे आसाम अपने स्टेट में डिफ़ाइन कर सकता है कि कौन होंगी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वीमेन जिनके लिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी अलाउड बिटवीन दिस पीरियड 20 वीक्स टू 24 वीक्स. लेकिन एक बेसिक गाइडलाइन ये था कि स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वीमेन में होंगे रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम्स और अदर वल्नरेबल वीमेन लाइक डिफरेंटली एबल्ड वीमेन एंड माइनर. मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीमेन, ये 20 से 24 वीक वाला एक स्पेशल केस बनाया गया कि मान लीजिए कि रेप सर्वाइवर है जो नहीं चाहती कि जो बच्चा है बिकॉज ऑफ दैट रेप एक्टिविटी वो जन्म ले, तो उसको अलाउ किया जाना चाहिए. वल्नरेबल बाकी कोई मान लो ऐसे डिफरेंटली एबल्ड वीमेन है, कोई माइनर है, तो वो अगर नहीं चाहते बच्चे को कैरी करना तो उनको स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीमेन में ट्रीट करके 20 से 24 वीक तक की अगर बीच की भी प्रेगनेंसी है तो उनको उसका टर्मिनेशन अलाउ किया जाना चाहिए. 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन जो है वह वीमेन के हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उसको अलाउ नहीं किया गया है. अब करंट मुद्दे पे आते हैं. करंट मुद्दे से पहले आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर है. 20 वीक तक अबॉर्शन आराम से कराया जा सकता है. 20 से 24 वीक के बीच के अबॉर्शन के लिए वन हैज़ टू बी इन द स्पेशल कैटेगरी. अभी करंट मुद्दे पे आते हैं. करंट मुद्दा ये है कि देर आर 25-year-old woman in Delhi approached Delhi High Court for termination of her pregnancy, and she was pregnant with about 23 weeks and 5 days fetus. तो यानी कि वो इस कैटेगरी में थी.
20 से 24 वीक वाले कैटेगरी में थी, एंड सी सॉट दिल्ली हाई कोर्ट्स परमिशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन। अब उनका केस ऐसा था कि सी वॉज नॉट मैरिड, सी वॉज इन लिव इन रिलेशनशिप विथ हर पार्टनर, एंड देन suddenly her partner refused to marry her, और she was pregnant for about 23 weeks now। तो उनको ऐसा लगा कि now her partner has refused to marry her, अगर वो इस बच्चे को जन्म देती हैं तो it will lead to a lot of stigmatization in society because she would be a single unmarried woman, unmarried single mother। तो हमारा समाज तो कैसा आप समझते ही हैं, it will lead to stigmatization। इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची कि मुझे टर्मिनेशन अलाउ किया जाए। उनको दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने की क्यों ज़रूरत पड़ी वो भी ज़रा समझिए, क्योंकि वो पहले तो इस कैटेगरी में लाई कर रही हैं 20 से 24 वीक वाले कैटेगरी में। अगर वो 20 वीक से कम वाली कैटेगरी में लाई करती फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको, लेकिन 20 से 24 वाली कैटेगरी में लाई कर रही हैं, और स्पेशल कैटेगरी जो लिस्ट निकाली गई है उसमें वो नहीं है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में इस तरह के लोग हैं, रेप सर्वाइवर, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन एंड ऑल, एंड सी इज़ नाइदर इन दिस। तो अब ना ही वो इस कैटेगरी में है 20 वीक से कम वाली में, 20 से 24 वाले कैटेगरी में है, लेकिन 20 से 24 में स्पेशल कैटेगरी को ही टर्मिनेशन अलाउड है जिसमें वो है नहीं। सो दिस इज़ हाउ एज पर द लॉ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 सी वॉज नॉट एबल टू गो फॉर अबॉर्शन। अलग अलग डॉक्टर्स ने मना कर दिया। तो फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट जाकर के पहुंची और उन्होंने कहा कि उनको भी स्पेशल कैटेगरी में डाला जाना चाहिए और उनकी जैसी वीमेन को भी स्पेशल कैटेगरीज में डाला जाना चाहिए, एंड दे शुड बी अलाउड टू गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रेगनेंसी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया देयर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस पर्टिकुलर केस। और ग्राउंड फॉर डिनाइल यही था कि आप 20 से 24 साल वाले कैटेगरी, 20 से 24 वीक वाले कैटेगरी में हैं, लेकिन एज पर रूल 3B of the medical of termination of pregnancy rule, this bracket में, इस bracket में abortion can be allowed only if you lie in the special category like rape survivor and etc, and you are not in that category, and that is why abortion in this case cannot be allowed। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ the woman reached to the सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स करते हुए, यानी कि उस वुमेन को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन अलाउ करते हुए जो जो बातें कही हैं वो आपको समझना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल है, इसने इट डिड नॉट कंटेम्पलेट ए सिचुएशन इन्वॉल्विंग अनमैरिड वुमेन। इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे हालात भी बन सकते हैं। उन्होंने बाकी तमाम चीज़ें सोच ली कि 20 से 24 वीक में रेप सर्वाइवर हो सकता है, वल्नरेबल या डिफरेंटली एबल्ड वीमेन हो सकती हैं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अनमैरिड वीमेन भी हो सकती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो। अब लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में काफ़ी कॉमन हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कानून बनाने वाले लोगों ने इसको सोचा नहीं। उन्होंने काफ़ी ट्रेडिशनल व्यू ले लिया बच्चे का, अबॉर्शन का, कि अबॉर्शन तो जनरली मैरिड वीमेन ही जाती हैं। उन्होंने काफ़ी ट्रेडिशनल व्यू ले लिया, एंड दे एक्सक्लूडेड अनमैरिड विमेन एंड सिंगल विमेन। बट ये जो एक्सक्लूजन उन्होंने किया है, दैट वाज नॉट देयर इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे कि अनमैरिड विमेन को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ ही ना हो, दैट वाज नॉट देयर इंटेंशन, बट दे समहाउ मिस्ड इट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल व्यू। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन वाज नॉट टू कर्टेल द राइट ऑफ विमेन ऑन हर ओन बॉडी। आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप इज़ गेटिंग कॉमन, और लिव इन रिलेशनशिप का आउटकम हो सकता है प्रेगनेंसी ऑफ एन अनमैरिड वुमेन और सिंगल वुमेन। लेकिन उस केस के लिए इन्विसाज किया ही नहीं गया कि अगर वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहती है तो क्या होगा। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि अ वुमेन राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ हर पर्सनल लिबर्टी। मतलब a woman has complete right over her own body, and that is how she has complete right over decision making on the question of abortion। और इसी को कहते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि if the woman is in this category also and she is unmarried woman and she fears stigmatization, that category should also be put in
Rule 3B of medical termination of pregnancy rule, and this is how a woman who is unmarried single woman should also be considered as a special category and allowed to go for abortion even if she is pregnant with a child of 20 to 24 weeks. And this is how Supreme Court said कि the choice to go for abortion can be considered as one of the फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट अबॉर्शन प्लेन तरीके से नहीं, एब्सोल्यूट तरीके से नहीं. ये नहीं कि 24 वीक से ज़्यादा भी आप प्रेग्नेंट हैं फिर भी यू कैन क्लेम कि इट इज़ माई फंडामेंटल राइट. नो, अबॉर्शन गिवन द मेडिकल कंडीशंस कि 24 वीक से कम हो, in that case if medically fit and justifiable, then right to go for abortion can be considered as a matter of personal liberty for a woman, and that could be considered as extension of article 21 of the Indian constitution, right to life and liberty. Denying an unmarried woman the right to a safe abortion, यहाँ बात मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, आर्टिकल का टाइटल देना चाहिए था सेफ अबॉर्शन ऑफ फंडामेंटल राइट. तो 24 वीक तक सेफ अबॉर्शन है. एंड डिनाइंग an unmarried woman right to a safe abortion violates her personal autonomy, freedom and her fundamental rights. तो इस तरीके से आपको एक बात तो पता ही होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको इंटरप्रेट कर करके उसके डायमेंशंस को बार बार एक्सपैंड किया है. फॉर एग्जांपल, राइट टू मैरिज वाज मेड अ फंडामेंटल राइट इन हरिया केस 2019. राइट टू privacy, it was made a fundamental right in Puttaswamy judgment in 2016. तो इस तरीके से अलग अलग राइट टू पीसफुल स्लीप, राइट टू हैव गुड क्लीन इन्वायरमेंट, इस तरह से आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने इसके डायमेंशंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा वाइडन किया है. और अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया है राइट टू सेफ अबॉर्शन. अब इस करंट केस से दो चीज़ें और हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं. पहली चीज़ हम देख सकते हैं जुडिशियरीज पावर ऑफ फिलिंग लेजिस्लेटिव वॉइड्स. क्या होता है लेजिस्लेटिव वॉइड, पहले ये समझिए. लेजिस्लेटिव वॉइड वो सिनेरियो होता है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लॉ पूरी तरह से क्लियर नहीं है अबाउट अ पर्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन. मीन्स देयर इज़ नो रीजनेबल क्लैरिटी इन अ पर्टिकुलर लॉ अबाउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, इस केस में आप देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसमें लॉ क्लियर नहीं है अबाउट अनमैरिड वुमेन इफ दे गेट प्रेग्नेंट. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव वॉइड. और लेजिस्लेटिव वॉइड को सुप्रीम कोर्ट फिल कर सकता है थ्रू इट्स decisions या judgments as per article 142. So this particular case could be seen as an example where judiciary exhibited its power of filling legislative void. क्या है आर्टिकल 142, वो भी जरा देखते हैं. आर्टिकल 142 allows the Supreme Court to exercise its jurisdiction to pass any such order as it is necessary to do complete justice. तो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है. कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है. एंड दैट ऑर्डर पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. मतलब सरल भाषा में कहें तो जैसे पार्लियामेंट कानून बना करके किसी भी रूल्स, रेगुलेशंस या ऑर्डर को पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट कराता है, ठीक वैसे ही आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर रिलीज करके पूरे देश भर में कानून की तरह उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सकता है. और इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया. इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक चीज़ें थी, लेजिस्लेटिव वॉइड था अनमैरिड वुमेन को लेकर के. सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे कंप्लीट जस्टिस भी हो गया. और ये ऑर्डर की जो ग्रेविटी है इट इज़ एज गुड एज एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ. दूसरी चीज़ और हम इस करंट डेवलपमेंट से इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया इज़ क्वाइट लिबरल एंड प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रारी टू आवर अंडरस्टैंडिंग. हमें लगता है कि इंडिया में हम लोग काफ़ी ट्रेडिशनल या पैरोसियल आउटलुक रखते हैं, लेकिन आप देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितना प्रोग्रेसिव व्यू दिखाया है, लिबरल व्यू दिखाया है रिगार्डिंग विमेन राइट्स इन केस ऑफ अबॉर्शन. अभी कुछ दिनों पहले ही यूएस की सुप्रीम कोर्ट में हमने इसी तरह का केस देखा था जहाँ पे
यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने विमेन से उनके अबॉर्शन राइट्स छीन लिए हैं। डायरेक्ट नहीं छीना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग स्टेट्स, जो यूएस के 50 स्टेट्स हैं, वो अपने अपने स्टेट्स में कानून बना करके विमेन से अबॉर्शन के राइट्स ले सकते हैं। मतलब अबॉर्शन कुड बी मेड इलीगल इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स बाय फ्रेमिंग लॉज इन देयर टेरिटरी। तो देखा जाए तो यूएस, इसको मैंने कवर भी किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जिसका नाम था केस का रो वर्सेस वेड केस, जिसमें 1970s में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि अबॉर्शन इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब हाल फिलहाल में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इस अबॉर्शन के राइट को वापस छीन लिया। इट हैज सेड दैट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो यूएस की कोर्ट आप देखिए कितना लिमिटेड, या आप समझिए रिस्ट्रिक्टिव व्यू रख रही है रिगार्डिंग अबॉर्शन, लेकिन टू कॉन्ट्ररी ऑफ इट, Indian Supreme Court has shown a quite progressive and liberal view regarding abortion and rights of women. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019. The next article is about Niti Aayog Innovation Index and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो देखिए, नीति आयोग रिलीज करती है हर साल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो 2022 में उन्होंने 2021 के लिए, पिछला बीते साल के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कैसा है कि अलग अलग स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस फॉर सपोर्टिंग इनोवेशन इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज़। तो ये रिपोर्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने पब्लिश किया है। ये तीसरा एडिशन है इस रिपोर्ट का, यानी कि पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हुई थी, फिर 2020 में और 2021 के लिए अब जाकर के पब्लिश हुई है थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें स्टेट्स को, यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। क्या सिग्निफिकेंस है इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का? इससे फ़ायदा क्या होगा कि स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा और इससे ओवरऑल इंडिया के अंदर इनोवेशन का कल्चर ऑगमेंट होगा, प्रमोट होगा, एंड विच विल हेल्प इन फुलफिलिंग वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारे संविधान में एक पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखे हैं, एंड वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन अंडर आर्टिकल 51AH इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर तो तभी डेवलप होगा ना जब हमारे देश के अंदर इनोवेशन को सपोर्ट किया जाए, और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए अगर स्टेट्स को प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है, तो एक हेल्दी कंपटीशन बना रहना चाहिए अलग अलग स्टेट्स में, यूटीज़ में, और उस कंपटीशन को बनाए रखने के लिए फिर ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 पब्लिश किया गया। इसमें टोटल 50 इंडिकेटर्स लिए गए हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। देखो, 2 कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है, इनेबलर कैटेगरी एंड परफॉर्मर कैटेगरी। तो इनेबलर कैटेगरी यानी कि कौन कौन से स्टेट में कितना इनेबल करा है अपने यहाँ पे लोगों को, और परफॉर्मर किस स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो इनेबलर कैटेगरी में 50 इंडिकेटर है, परफॉर्मर कैटेगरी में 16 इंडिकेटर है टोटल। अब जरा रैंकिंग देख लेते हैं, स्टेट्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्टेट्स को या यूटीज़ को रैंकिंग दी गई है बाय सेग्रीगेटिंग देम इनटू 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप है मेजर स्टेट्स का, कि मेजर स्टेट्स में सबसे ऊपर या सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है कर्नाटका की, फॉलोड बाय तेलंगाना। सबसे खराब परफॉर्मर है छत्तीसगढ़ एंड बिहार। दूसरी कैटेगरी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर है मणिपुर। एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में टोटल 11 स्टेट्स हैं, उसमें से असम इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम, यानी कि 11 में से हमारी रैंकिंग है 10th। हम लोग सिर्फ नागालैंड से बेहतर हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। असम का परफॉर्मेंस इनोवेशन इंडेक्स में काफ़ी ख़राब है। हमारे यहाँ पे इनोवेशन का कल्चर थोड़ा कम है। 11 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स कैटेगरी में, आउट ऑफ दैट वी आर एट 10 एंड आवर स्कोर इज़ 11.29। तो एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको दोनों याद रखना है, आसाम का रैंक इन दिस कैटेगरी एंड आसाम का स्कोर। तीसरा कैटेगरी है यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी। इस यूनियन टेरिटरी एंड सिटी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर इज चंडीगढ़, फॉलोड बाय दिल्ली। अगर ओवरऑल इस रिपोर्ट की एनालिसिस की जाए, ओवरऑल इस रिपोर्ट को देखा जाए, तो
इस रिपोर्ट को मुख्य पर्पस है कि इंडिया को दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज़ में लाया जाए इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में इनोवेशन का एक कल्चर लाया जाए, कंपटीशन लाया जाए और इंडिया को टॉप 25 में लाया जाए इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इंडिया की रैंक अभी थी 46 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021, वहाँ से हमें पहुँचना है 25 तक। लेकिन जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, कई सारे स्टेट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। तो अगर हमें 46 से अपनी रैंक को बढ़ा करके 25 तक लाना है विच इज़ इंडियाज़ टारगेट, तो फिर इस परफॉर्मेंस को हमें इम्प्रूव करना होगा। इसी रिपोर्ट में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट में ही कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला सजेशन है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना होगा। हमारे देश में जितना भी R&D होता है ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में R&D का कल्चर नहीं है। जबकि वहीं आप यूरोप को देख लें, जापान को देख लें, US को देख लें, तो वहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस R&D ज़्यादा करती हैं, सरकारें कम खर्च करती हैं R&D पे। तो उस पर फोकस करना है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन R&D पे बढ़ाना है। दूसरा, इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है और जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, यानी कि एकेडमिक्स एजुकेशन जो हमें दिए जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इस कारण से स्टूडेंट जो है वो इनोवेटिव चीज़ें या इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप ही नहीं कर पाते। 1970s 80s की टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक आप करंट रिक्वायरमेंट जो चाहिए इंडस्ट्री को वो नहीं पढ़ाएंगे, एकेडमिक्स में वो नहीं देंगे जो इंडस्ट्री को चाहिए, जब तक ये मिसमैच रहेगा तब तक स्टूडेंट्स इनोवेटिव नहीं होंगे। स्टूडेंट्स इनोवेटिव नहीं होंगे तो इनोवेशन का कल्चर नहीं आएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात सजेस्ट की गई है इस रिपोर्ट में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा सरकार को। तो अभी ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GDERD, सिर्फ 0.7% है हमारे GDP का। इसको सरल भाषा में कहें तो जितना भी हमारा GDP है उसका बस 0.7% हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, जो बहुत कम है। अगर आप चाइना को देख लें तो ये 4% के आसपास है। आप सोचो, उसकी इकॉनमी हमसे 5 से 6 गुना बड़ी, और उसके बाद भी वो 4% अपनी GDP का हम R&D पे खर्च कर रहा है, और हमारी इकॉनमी भी छोटी है और हम उसका बस 0.7% खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सेम स्टोरी फॉर US, Germany, Japan, they are bigger than Indian economy, yet they are spending more in terms of percentage on research and development. तो naturally they will be better performer. तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया को टारगेट करना चाहिए कि मिनिमम 2% ऑफ द GDP शुड बी स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये जो सजेशंस दिए हैं नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 ने, एग्जैक्टली ऐसे ही सजेशंस दिए थे इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने। तो याद रखना, आप इकोनॉमिक सर्वे 2021 को भी मेंशन कर सकते हैं। उसने भी हाईलाइट किया था द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। उन्होंने भी कहा था कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो 0.7% है उसको बढ़ा करके 2% करना होगा। उन्होंने भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। अब ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में, पॉलिटी में या गवर्नेंस में, ये भी जरा सोचो। इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। Competitive federalism is when states compete amongst themselves, and that overall benefits people and it helps in better governance across the country. तो इसको हम लोग कहते हैं competitive federalism. States compete with each other, they attract fund, they make investment, and that leads to overall healthy environment and it brings development in the economy. तो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स कुड बी सीन एज वन स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आप सबने सुन ही लिया होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी, सी हैज़ बीन इलेक्टेड एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी विल बी रिप्लेसिंग रामनाथ कोविंद जी, and with this she has become the first tribal woman to be appointed for this position. In fact first tribal to be appointed for this position. दूसरी important बात, she is the youngest president ever. She is only 64 years old and she is the youngest one. इनसे पहले जो youngest president थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी,
हु वाज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1977 टू 1982। नीलम संजीवा रेड्डी जी जब प्रेसिडेंट ऑफिस को उन्होंने होल्ड किया था, उससे लगभग 1 मंथ यंगर हैं द्रौपदी मुर्मू जी, एंड दिस मेक्स हर द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवर। उन्होंने जो अपना कैंडिडेट थे, अपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी को, उनको 947 वोट से हराया है। मतलब इन द्रौपदी मुर्मू जी को लगभग 64% वोट्स मिले हैं ओवरऑल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस पूरा का पूरा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज में मैं बता चुका हूँ। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एज वेल एज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कैसे एमपीज़ की वोट वैल्यू बराबर होती है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में एमएलएज़ की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, ये सब मैं करा चुका हूँ। और प्रोसेस जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो ये सब करके, इस सब प्रोसेस को फॉलो करके इलेक्शन कराया गया और अल्टीमेटली द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about International Ranger Award of 2022, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view, also important from environment perspective. सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड होता क्या है। तो ये जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पे, उनके परफॉर्मेंस पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू द फॉरेस्ट रेंजर्स टू रिकॉग्नाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। और ये अवार्ड देने वाली एजेंसी है IUCN। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्पीसीज़ को कैटेगराइज करती है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो IUCN अलॉन्ग विथ वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ मिल करके इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड देती हैं। ये अवार्ड 2020 से देना शुरू किया गया था, यानी कि जो 2022 वाला अवार्ड है, इट इज़ 3rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। अब इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 में एक सबसे खासियत वाली बात ये है कि 12 दुनिया भर के रेंजर्स को ये अवार्ड दिया गया है। 12 रेंजर्स में से एक रेंजर आसाम को बिलोंग करता है, और इनफैक्ट ये अकेला रेंजर है पूरे भारत से। तो पूरे इंडिया से अकेले एक रेंजर को अवार्ड मिला है दिस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, और वो रेंजर्स हैं फ्रॉम आसाम, एंड दे आर ओरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व रेंजर्स of Darang district. They have been awarded this International Ranger Award for their superb contribution in the field of protecting the ecosystem and environment around them. तो पूरे इंडिया से अकेला अवार्ड पाने वाला ये ओरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के रेंजर्स हैं, इसलिए आने वाले APSC प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। The next article is about Assam Youth Olympics, and this topic is important for our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो एक और नई बात PT पर्सपेक्टिव से APSC के, आसाम के अंदर पहली बार एक नया तरह का स्पोर्ट्स और इवेंट कराया जा रहा है, इसका नाम है असम यूथ ओलंपिक्स। आज से ये शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, और ये पहला ऐसा सीजन है असम यूथ ओलंपिक्स का। अगले साल से ये हर साल ही होगा। तो 2022 इज़ द फर्स्ट सच एडिशन ऑफ असम यूथ ओलंपिक्स। इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स में खेल होंगे, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं है इसमें। इसमें टोटल 1881 मेडल्स दिए जाएंगे। अभी असम यूथ ओलंपिक्स 2022 का थीम सॉन्ग, लोगो, टी शर्ट कल रिलीज़ किया जाएगा 23 जून को, विच इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। तो जब ये रिलीज़ होगा तो इसको फिर से देखेंगे कि क्या है थीम, क्या है सॉन्ग, क्या है लोगो, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जा सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इन केस ऑफ सीरियल्स, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल पल्सेज एंड ऑल सीड्स MSP इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल सीरियल्स, एंड इट इज़ दैट इज़ हाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस ऑल। सेकेंड, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट ए लेवल विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ये भी गलत है, मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चकमा और हजोंग को लेकर के पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है, बिकॉज दे हैव नॉट कम फ्रॉम म्यांमार, दे हैव कम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तीसरा, आई थिंक ठीक है, ऐसा ही था, वो 2 बार हमने देख लिया उसको। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।